ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को बहुत ही तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए जा रही थी। इधर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि मिस्टर झांग से माफी मांग रहे होते हैं कि मेरी डॉटर थोड़ी घमंडी है, वो किसी की बात ही नहीं मानती है। आज तो उसने मुझे बिल्कुल आपके सामने शर्मिंदा कर दिया, पर आप चिंता मत कीजिए, वो आती ही होंगी। वो क्या है ना कि वो थोड़े बुरे लोगों की गैंग के साथ मिल गई है। हमने उसे गाँव भेजा था पर अभी अभी वो वापस आई, तो इसलिए उसे आने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड सू आ जाती है। डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, हरदम मुझे सभी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लिन भी कहती है कि सिस्टर आज आपकी एंगेजमेंट है, तो आप इतने बड़े दिन पर ऐसे कैसे आ रही हैं। हान कहता है कि तुम्हें मेरा अटेंशन पाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा और तुमसे एंगेजमेंट करूंगा। तो सू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हारे ध्यान को खींचने के लिए ये सब फालतू चीजें करूंगी। और वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही होती है, जब उसने पिछली लाइफ में हान को चुना था और उसके बाद वो काफी मेहनती हो गई थी। हर वक्त उसका दिल जीतने के लिए कोशिश करते थे, पर अंत में हान ने उसे उसकी सिस्टर लिन के साथ चीट किया था, जिस वजह से वो अब इस लाइफ में बिल्कुल भी वही गलती दोबारा नहीं करना चाहती है। और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चुनूंगी। डैड कहने लगते हैं कि क्या बात कर रही हो, जाबन संभाल के बात करो। पर सू तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देती और सीधे मिस्टर झांग के पास आती है और कहती है कि माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मिस्टर झांग कहते हैं कि क्या तुम वही बिगड़ी हुई लड़की हो जिसके बारे में अभी तुम्हारे डैड बता रहे थे। इधर लिन अपने डैड से बोल रही होती है कि डैड देखिए, सिस्टर बिल्कुल भी झांग फैमिली में जाने के लायक नहीं है। वो हमेशा से कुछ न कुछ गड़बड़ करती है और अगर उसकी मैरिज आपने झांग फैमिली में करा भी दी, फिर भी हमारी फैमिली को उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और बताती है कि मैं भी ब्रदर हान को लाइक करती हूँ, तो क्यों ना आप मेरी उनसे मैरिज करा दें। डैड भी सोचते हैं कि लिन हमेशा से फैमिली की केयर करती है और समझदार लड़की है, अगर मैं सू की जगह पर उसकी मैरिज करा दूं तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा। फिर मिस्टर झांग के पास आते हैं और कहते हैं कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बदमाश हो चुकी है। आपकी फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस सभी को पता है कि कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, पर ये आपके ऑर्डर्स का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए। लिन भी आ जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम तो बिल्कुल भी जियांग फैमिली में जाने के लायक नहीं हो, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। खुद को छोड़कर अपने एंगेजमेंट के दिन कोई लेट कैसे आता है, तुम्हें एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए। जिस पर सू उस पर वाइन ही फेंक देती है। लिन गुस्से से बोलने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो। हान कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करूंगा, तुम्हें ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। सू कहती है कि तुमने सोचा भी किसी की मैं तुमसे एंगेजमेंट करूंगी, क्या तुम इसके लायक हो। हान ये सुनकर हैरान हो जाता है। सू मिस्टर झांग से कहती है कि मैं मान रही हूँ कि मेरी मॉम की डेथ के पहले उन्होंने जियांग फैमिली से मेरा मैरिज फिक्स किया था, मैं उसका सम्मान करती हूँ, पर अब ये मैरिज नहीं हो सकती है क्योंकि हान किसी और के साथ मैरिज करना चाहता है जो कि आपका सेकंड सन है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। डैड बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर दखल देने का अधिकार किसने दिया। इधर मिस्टर झांग सोच रहे थे कि ये लड़की काफी समझदार है, साथ ही संत स्वभाव की भी है, ऐसे लड़की की ही जियांग फैमिली को जरूरत है, ये मेरे डॉटर इन लॉ बनने के लायक है। हान तो सू को सुनाने लगते हैं कि क्या पहले ही तुमने यहाँ पर तमाशा करके कुछ ज्यादा नहीं किया था, जो एक और नया प्रॉब्लम खड़ा कर रही हो, और तुम मुझे कितना शर्मिंदा करना चाहती हो। पर मिस्टर झांग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों में पॉइंट लगा है, अगर तुम मेरे सेकंड सन से मैरिज नहीं करना चाहती हो क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है, तो इसमें मेरी ही गलती है। ये एंगेजमेंट तो होगी, बस दुल्हा बदल जाएगा। जिसे सुनकर हान भी हैरान था कि डैड क्या बोल रहे हैं। मिस्टर झांग फिर उसके पास जाकर अपने सबसे बड़े सन को दिखाते हैं जो कि डायरेक्टर होता है और बोलते हैं कि ये तुम्हें कैसा लगा। सू कहती है कि आपके तीसरे बेटा कहाँ है, तो डैड देखते हैं कि लू तो बस गेम खेलने में लगा था, जिसे देखकर डैड शर्मिंदा होते हैं और उसे कहते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पर सू कहती है कि मैं उसी से मैरिज करना चाहती हूँ और उसे देखकर फ्लैशबैक में अपनी पास्ट लाइफ के बारे में फिर से सोचने लगती है, जहाँ उसे सभी ने धोखा दिया था, लेकिन एकमात्र लू ही था जिसने उसे सच्चा प्यार किया था और उसके खातिर वो मरने को भी रेडी था। हान ने अपने सबसे छोटे ब्रदर लू को बांध कर रखा हुआ था, जहाँ सू जल्दी से भाग कर आती है और उसे धक्का देते हुए कहती है कि तुम इसे मारना क्यों चाहते हो, तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें बस इसका पैसा चाहिए, जब वो तुम्हें मिल गया तो तुम अभी से छोड़ क्यों नहीं रहे हो। लू सू से कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानती और हान से क्वेश्चन कर रही होती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हान उसका गला पकड़ बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे जब से पता चला लू तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है, तभी से मैंने जाल बिछाना तुम लोगों के खिलाफ शुरू कर दिया था। मुझे बस पैसा चाहिए और वो मुझे मिल जाएगा। इसके मारने के बाद लू चिल्ला रहा होता है उसे छोड़ देने के लिए, जिस पर हैन सू को जोर से धक्का देता है और वो जाकर टकरा जाती है। फिर वो लू को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि जियांग फैमिली का वारिस तुम कैसे बन सकते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी मॉम फर्स्ट वाइफ थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी डेथ के बाद जियांग फैमिली का पूरा पैसा और सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, तो तुम्हें मरना ही होगा। और वो नाइफ से मारने वाला था, तभी बीच में सू आ जाती है और उसे नाइफ लग जाता है। वो मन में ही सोच रही थी कि लू मुझे माफ कर देना, तुम ही थे जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया था और मैंने तुम्हें धोखा देकर तुमसे सब कुछ छीन लिया। ये सब मैंने हैन की बहकावे में आकर कर दिया, इसलिए मैं अपने सभी चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, पर अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं जरूर इसका कर्जा चुका दूंगी। यही सोचते सोचते उसकी डेथ हो जाती है और लू बस रोता रह जाता है। प्रेजेंट में लू से पूछ रहा था कि क्या तुम सच में मुझसे मैरिज करना चाहती हो? हाँ, तो जल्दी से बोलने लगते हैं कि तुम मुझे चुनना करके इस बेवकूफ को कैसे चूज कर सकती हो। सू सोचती है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक गद्दार इंसान को चुनकर गलती कर दी थी और लू को खाई में धकेल दिया था, पर इस बार कुछ नहीं होगा। हर गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और कहती है कि हाँ, तुम ये कैसे बात कर रहे हो, ये तुम्हारा छोटा ब्रदर है, सभी के सामने तुम इसे बेवकूफ बोल रहे हो। तुम्हें अपने छोटे ब्रदर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहती है कि क्या हो गया अगर मैं लू से ही मैरिज कर लूं, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम मुझसे मैरिज करना ही नहीं चाहते थे। लू भी कहता है कि हाँ ब्रदर, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप ही थे जिसने कहा था कि आपको सू से मैरिज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपके बदले में सू को अपनी वाइफ बना ले रहा हूँ। डैड तो हैरान होते हैं देखकर कि उनका सबसे छोटा सन कैसे बिहेव कर रहा है और उन्हें पहले से लू में काफी चेंजेस भी दिख रहे थे। हैन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वही था जिसने सू को कहा था कि उसे मैरिज करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अभी वो अपने ये कारनामे पर पछता रहा था। लू फिर सू को अपनी गॉड में उठाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन हैन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। घर आकर लू अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। वो सोचता है कि मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे मैरिज कर लिया। तभी वहाँ पर डैड आते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ अपना रूम दिखाओ सू को। लू फिर सू को कहता है कि चलो मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ, पर वो कहती है तुमने मुझे क्या कहा। फिर उसे प्यार से वाइफ कहता है, जिस पर वो खुश होकर उसके साथ चली जाती है। डैड के बटलर बताते हैं कि आपको नहीं लगता है कि आपने बहुत जल्दी कर दी छोटे यंग मास्टर की मैरिज करने में, वो अभी बिल्कुल भी समझदार नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा सकते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने जब उसे पूछा था तो तुमने देखा ना, वो मान गया था, इसका मतलब उसकी भी इसमें मर्जी थी और अब उसकी मैरिज हो गई है तो धीरे धीरे वो समझदार हो जाएगा और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने लगेगा। इधर लू सू को रूम में लेकर वार्निंग देने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे कुछ रूल्स हैं, उन्हें तुम्हें मानना पड़ेगा। पर सू तो उसे अपने क्लोज कर किस कर लेती है और कहती है कि तुम अब मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरे रूल्स के हिसाब से चलने पड़ेंगे। लू तो हैरान था सू के ऐसे बिहेवियर से और उसे बेड पर गिराकर रूल्स बताने लगती है कि फर्स्ट रूल, तुम देर रात तक घर से बाहर नहीं रह सकते बिना किसी बड़े रीजन के। सेकेंड रूल, तुम 1 घंटे से ज्यादा गेम तो खेल ही नहीं पाओगे, मैं हरदम तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। तीसरा रूल, तुम कंपनी रोज आओगे और कभी लेट नहीं होगा। बाद में हम देखते हैं कि लू सवार लेकर आता है और यही बहाना माना रहा था कि वो एक गर्ल होकर मुझे पर ऑर्डर कैसे चला सकती है, अगर मैं उसके रूल्स को नहीं मानूंगा तो वो क्या कर लेगी, उसको आने दो फिर मैं बताता हूँ। तभी पीछे से सू कहती है कि हैन तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे। लू उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, जिस पर वो कहती है कि तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मैं तो यही रहने वाली हूँ, ये मेरा रूम है। लू बोलता है ठीक है फिर तुम फर्श पर ही सो क्योंकि बेड तो मेरा है, मैं तुम्हें उस पर सोने नहीं दूंगा। सू आगे बढ़ने लगती है कि तुम क्या करने वाली हो, पर वो तो बस उसके पास आ रही थी, जिससे लू पिलो फेंक कर मारता है, पर सू तो उसे हटा देती है और उसके क्लोज आने लगती है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। सू कहती है फिर क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो, तो वो बोलता है क्लोज आओगी तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सू कहती है तुम क्या करने वाले हो, मुझे तो नहीं लगता आज की तुम ज्यादा कुछ भी कर पाओगे। तो वो कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे डरता हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और उसके क्लोज जाते हुए कहता है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसे अपने आईज क्लोज करने के लिए बोलता है। सू अपने आईज को क्लोज कर लेती है। लू उसके पास जा ही रहा था तभी डोर पर कोई नॉक करता है और वो दोनों दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट डे लू को देखते हैं जो कि घर थक कर आता है और बोलने लगता है कि उसकी वजह से मैं कल रात ठीक से सो भी नहीं पाया और मुझे बाहर ही रहना पड़ा। तभी वहाँ पर सू बहुत सारे मेड्स लेकर आती है और
और उसे मरने जाने वाली थी। तभी लू डरकर उठ जाता है और बोलने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सू हंसते हुए कहती है, हस्बैंड, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम आधी रात को बाहर नहीं जा सकते? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधी रात जाने की? वो बोलता है, मैं तुम्हें रोकू, एक्सप्लेन करता हूँ, पर वो कुछ भी नहीं सुनती और सीधे उस पर अटैक करने लगती है। इधर हम डैड को देखते हैं जो कि बोल रहे थे कि क्या कल लू घर पर था? हान कहता है, क्या वो तो आधी रात को ही निकल गया था अपनी वाइफ को अकेले रूम में छोड़कर। क्या पता अभी सू कमरे में बैठकर रो रही होगी। तभी उसके पास आकर एक स्टिक गिरता है जिस पर तो वो चिल्लाने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई इसे फेंकने की। लू भाग रहा था और उसके पीछे सू परी थी और वो सीढ़ियों से भागते हुए जल्दी से आकर हान के पीछे छिप जाता है। बोलने लगता है कि डैड देखिए, वो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ी है। सू कहती है, डैड मैं बस इसे समझा रही थी कि मैरिज में कैसे रहना चाहिए। डैड तो फिर खुश होने लगते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, पर हान उसे कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर बड़े बैठे हैं और तुम यहाँ पर स्टिक चलाकर मार रही हो? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है? तो सू जल्दी से बोलने लगती है, मैंने आपको जानबूझकर थोड़ी ना मारा है, मेरे हाथ से गलती से लग गया। हान कहता है, मुझे सब पता है, तुमने जानबूझकर ही किया है। सू लू की तरफ आंख मारती है तो वो समझ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम बड़े ब्रदर के सामने मुझे मारोगी? वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मार सकती? और जानबूझकर हैन की अच्छी से पिटाई होती है। हैन तो हालत ही खराब हो जाती है और वो जल्दी से स्टिक पकड़ लेता है। कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं सब समझ रहा हूँ, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। लू वहाँ से भाग जाता है तो सू भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है, जिस पर हैन चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ भाग रही हो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। लू आकर गेम खेल रहा होता है जहाँ पर सू अपने सभी मेट्स के साथ आती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की सेकंड ब्रदर को सबक सिखाने में, इसलिए मैं तुम्हें कल नाइट के लिए माफ कर रहा हूँ जो कि तुमने मुझे बाहर निकाला था। वो कहती है, किसने बाहर निकाला था? तुम खुद ही गए थे। जिस पर वो कहता है, कुछ भी हो, पर अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, और गेम खेलने में फिर से लग जाता है। सू फिर उसका मॉनिटर का केबल निकाल देती है जिससे उसका कंप्यूटर ही बंद हो जाता है। वो बोलने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरा इम्पोर्टेंट गेम चल रहा था। सू कहती है, लगता है मैंने जो भी रूल्स कल नाइट में बताए थे वो तुम भूल गए हो, क्या तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा? लू तो सू की पिटाई को अच्छी से जानता था, जिस पर जल्दी से माना करने लगता है, नहीं मुझे सब याद है। सू कहती है सभी मेट्स को कि यंग मास्टर को कंपनी के लिए तैयार किया जाए। मेट्स वहाँ से लू ले जाते हैं। सू फिर डेट देखकर सोचने लगती है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब लू कंपनी का चेयरमैन चुना जाएगा और हाँ उसका दुश्मन बन जाएगा। अगर मैं लू का ध्यान अच्छे से नहीं रखूंगी तो फिर से उसका अंत पास्ट लाइफ की तरह ही होगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगी, और इन सब के लिए लू को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तभी मैड आती है और जल्दी से बोलती है कि हमने यंग मास्टर को तैयार करने के लिए रूम में भेजा था, पर वो खिड़की से खुद के भाग गए हैं। सू का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं इसे सुधारना चाहती हूँ, पर ये अभी भी करना छोड़ नहीं रहा है और सभी गार्ड्स को कहती है ऑर्डर देने के लिए, कहीं से भी उसे किसी तरह ढूंढ कर लाया जाए। बाद में हम देखते हैं कि सू ने लू को चेयर से बांधा हुआ है और उसके पास कैंची ला रही थी। लू डरते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत है मेरे बालों को टच करने के लिए? देखो, तुमने कहा कि मैं स्टडी करूं तो मैं स्टडी कर रहा हूं, फिर तुम काम करने के लिए बोल रही हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं, लेकिन मेरे बालों को छूने की कोशिश भी मत करना। सू कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अब देखो, आज तुम्हारा कंपनी में जाने का टाइम था लेकिन तुमने उसे बिता दिया है, तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, जिस वजह से तुम्हें बाल कटवाने ही पड़ेंगे। वो कहता है कि मैंने कह दिया ना, ये मेरी आखिरी बात है कि मैं अपने बाल को नहीं कटवाऊंगा। वो कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे साथ में लेकर कल के डिनर में चलूंगी? सभी लोग एक वेल मैनर में बैंकर आएंगे और तुमने देखा अपनी बालों को कैसे एक सड़क छप लड़के लग रहे हो, क्या तुम ऐसे ही कंपनी को संभालोगे? वो बोलता है, तुम किस डिनर पार्टी की बात कर रही हो? कल जो होने वाली है वो तो तुम भूल ही जाओ कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बिजनेस के मैटर में ही बातें की जाती हैं, वहाँ पर तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ। सू लू के क्लोज जाकर बोलने लगती है कि चुपचाप से मेरी बात मानो, तुम जाओगे या नहीं जाओगे तुम्हारा डिसीजन नहीं है बल्कि मेरा है, और ऐसी बालों की हालत लेकर तो तुम सच में वहाँ पर नहीं जाओगे। सबसे पहले तो इन्हें काटना पड़ेगा, और हाँ, तुमने कोई भी परेशानी की तो मैं तुम्हारे सर को ही मरवा दूंगी, इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप बाल कटवा लो। फिर सू लू के बालों को काट रही थी और यहाँ पर लू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ये देखकर मैं हैरान
होती है कि क्या मैं सही देख रही हूँ? थर्ड यंग मास्टर कैसे किसी को अपने बालों को टच करने दे रहे हैं? इधर हान की मॉम तो उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उसे बेवकूफ ने तुम्हारी फियांसे को चुरा लिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। वो कहता है अगर सू उसी से मैरिज करना चाहती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ और आपको इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जिस पर मॉम कहती है तुम्हें पता है लू कि मॉम ने डेथ से पहले एक संस्था एस्टेब्लिश की थी जिसके लिए अगर लू मैरिज कर लेता है तो उसे कंपनी में शेयर मिल सकता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड उसके खिलाफ जाएंगे। जिस पर हान जल्दी से बोलने लगता है फिर हमें क्या करना चाहिए? मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने इतने टाइम से लू को लड़ प्यार से बिगाड़ा है, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी जल्दी सुधार जाएगा? हमें बस किसी तरह उसके ध्यान को भटकाना है। हान कहता है पर मॉम कल के डिनर पार्टी में बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, अगर डैड ने लू को दे दिया तो क्या होगा? वो कहती है ऐसा होगा तो फिर हमें मछली को कुचालना पड़ेगा। यानी कि वो सीधा कह रही थी कि अगर लू रास्ते में आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट डे हम लोग को देखते हैं जो कि शिव से नाराज होता है। सू उसे कह रही होती है कि मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम अंदर जाओगे या नहीं? तो वो गुस्से से कहता है अगर तुमने मेरे बाल को ऐसे ना काटा होता तो मुझे टोपी पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहती है कि जो तुम्हारा अभी हेयर स्टाइल है वो तो पहले वाले से काफी बेहतर ही लग रहा है और तुम ऐसे छुपाने के लिए या कैप क्यों पहन रहे हो? लू बोलता है फिर तुम जब मेरे बाल को काट रही थी तो तुम हंस क्यों रही थी? वो कहती है क्योंकि वो बदसूरत लग रहे थे। लू बोलता है तो अब क्यों हंस रही हो? सू तो उसके बातों का जवाब ही नहीं दे रही थी, बस हंस रही होती है। अंदर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर डैड सभी गेस्ट को हान से इंट्रोड्यूस कराते हुए बता रहे थे कि ये मेरा सेकंड सन है और अभी अभी आपने जो प्लान देखा है वो स्नेही ने तैयार किया है। मिस्टर गू कहते हैं मुझे आपका प्लान अच्छा लगा, मैं जाकर इसके बारे में सोचूंगा। वैसे सच में आपका सेकंड सन बहुत ही टैलेंटेड है। डैड सोचने लगते हैं कि अभी तक लू क्यों नहीं आया, आज इसे प्लान दिखाना था लेकिन अभी बहुत देर हो गई है। मॉम तो ताना मारने लगती है कि लगता है लू फिर से गेम खेल रहा होगा, उसे बिल्कुल भी अपने करियर की चिंता नहीं है। तो हान भी बीच में बोलने लगता है कि मैम अब तो ब्रदर की मैरिज हो गई है तो उसे सुधार जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कैसे लट कर रहा है और कुछ लोगों को इशारा भी करता है लू के बारे में बुराई करने के लिए। तो वो लोग भी सेम ही बात बोल रहे थे कि अब तो थर्ड यंग मास्टर की मैरिज भी हो गई है, फिर भी वो अपने करियर को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें मिस्टर झांग प्लान देने के बारे में कैसे सोच रहे हैं। अगर उन्हें प्लान मिला भी तो वो पूरा बर्बाद कर देंगे। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि लू और उनकी वाइफ सू आ रहे हैं। तो उन्हें देखकर डैड खुश हो जाते हैं पर मॉम और हान को कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती। सभी देखकर लू को तो पहचान ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पूरा चेंज हो चुका था। गेस्ट तो बातें करने लगते हैं कि मिस्टर झांग का सबसे छोटा सन काफी अच्छा दिख रहा है और ऐसा फील हो रहा है जैसे वही आगे चलकर पोजीशन हासिल करेगा। डैड पूछते हैं लू तुम्हारे बालों का क्या हुआ? तो वो बोलता है सू को मेरे बाल अच्छे नहीं लगे तो मैंने इसे कटवा लिया था। वो बोलते हैं तुमने अच्छा किया, तुम उन बालों की बिना काफी अच्छा लग रहे हो। फिर वो मिस्टर गू से लू का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये मेरा सबसे छोटा सन है, इसका नाम लू है। मॉम तो बोलने लगती है तुम तो अपने बिहेवियर को पूरा चेंज कर चुके हो पर इतना काफी नहीं है, तुम्हें कंपनी को संभालने के लिए अनुभव की भी जरूरत होगी। वैसे डैड ने बोला था ना कि तुम्हें प्लान लाना है, तो क्या तुम वो लाए हो? लू हाँ बोलता है और फाइल खोलकर दिखाता है पर उसमें तो कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। मॉम तो खुश हो जाती है और ताना मारने लगती है कि लगता है कि तुम मौज मस्ती में ज्यादा व्यस्त थे इसलिए काम पर तो तुम्हारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। हान भी कहता है कि सिर्फ बाल कटवाने से नहीं होता, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। अब देखो तुम यहाँ पर डैड को कैसे शर्मिंदा करवा रहे हो। डैड लू पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो प्लान बनाकर लाने के लिए कहा था वो कहाँ है? सू कहती है डैड माफ कीजिए, वो प्लान मेरे पास है, शायद लू को याद नहीं आया कि मैंने इसे रखा था। मॉम और हान तो हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने तो उनकी प्लान को चोरी कर लिया था, फिर उनके पास प्लान कहाँ से आया? डैड कहते हैं तुम्हें जो प्लान बनाकर लाया है उसे मिस्टर गू को दिखाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि क्या तुम्हारा सच में प्लान अच्छा है तो प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। लू फिर अपने प्लान को दिखाता है जहाँ मिस्टर गू को काफी अच्छा लगता है पर मॉम जल्दी से बोलने लगती है इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही आपको नहीं देना चाहिए, लू को इसमें कुछ भी हो सकता है और इसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मेरे सन के पास एक्सपीरियंस है तो प्रोजेक्ट उसे ही मिलना चाहिए। मिस्टर गू फिर सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं कि प्लान उसे ही मिलेगा जो आगे चलकर इसे काफी अच्छे से
से निभाएगा और वो 3 मंथ का पीरियड देते हैं और दोनों को आधे आधे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए बोलते हैं। डैड को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो कहते हैं कि तुम दोनों पर अब ये डिपेंड करता है कि तुम दोनों अपने कार्य में कितने कौशल हो, उसी हिसाब से तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिलेगा। दोनों को कड़ी मेहनत करने के लिए बोलते हैं। हैन लू से कहने लगता है कि बेहतर होगा तुम अभी हार मान लो, क्योंकि मुझसे तो तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हें कंपनी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लू कहता है कि ब्रदर अब मैं सुधार गया हूँ तो आपको मुझसे कम्पीट करना ही पड़ेगा और मैं इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं हूँ। हैन को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था कि ये सब सू की वजह से हुआ है। अगर वो लू से मैरिज न करती तो ये लू इतनी जल्दी सुधारता नहीं और उसकी रास्ते का कांता भी नहीं बन पाता। लू फिर से कंपनी में बैठकर गेम खेल रहा था, जहाँ पर सू आती है और उसका फोन छीन लेती है। बोलती है तुम्हें अब और गेम खेलने की परमिशन नहीं है। वो कहता है मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, पर सू से मना कर देती है और डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है ये सभी फाइल्स हैं, तुम इसे अच्छे से पढ़ो। वो मना करने लगता है। सू कहती है फिर क्या तुम अपने ब्रदर से हारना चाहते हो? वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें जाकर प्रोजेक्ट मिलेगा। और वहीं पर बैठी होती है और उस पर देख रख रही होती है। सोने की कोशिश करता था तो उसे जगा देती थी और उसे टाइम पर रोज उठाया भी करती थी और स्टडी करते समय उसे नींद न लगे इसके लिए वो उसके गले में फंदा भी टांग देती थी। साथ ही उसे एक पिन भी देती थी जिसे लू अपने पैर पर मार लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और सू ने लू के लिए एक सेक्रेटरी भी रख लिया था ताकि वो लू को अच्छे से गाइड कर सके। सेक्रेटरी चेन लू को सभी प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था। तभी वहाँ पर सू आती है और कहती है सेक्रेटरी चेन तुम अच्छा काम कर रहे हो तो खुश होता है और सेक्रेटरी बताता है कि मुझे आपसे आगे के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। सू कहती है ठीक है हम चल कर बात करते हैं और लू को कहती है कि तुम ध्यान से सारे फाइल्स को कंप्लीट करो, मैं तब तक आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। पर लू तो खुश हो जाता है और वो फाइल्स पढ़ने की वजह से अपना दूसरा फोन निकाल लेता है और सोचने लगता है अच्छा हुआ वो चली गई, अब मैं आराम से गेम खेल पाऊंगा। और देखते हैं कि वो इसी तरह पूरा दिन गेम खेलते ही निकाल देता है। जब सू आती है तो ये देखकर उस पर काफी गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें फाइल कंप्लीट करने के लिए कहा था पर तुम यहाँ पर गेम खेल रहे हो, क्या इस तरह तुम प्रोजेक्ट को हासिल करोगे? वो कहता है बस बहुत हो गया, मुझे अब और नहीं कुछ भी करना है। तुम ना ही मुझे गेम खेलने देती हो, ना ही मुझे फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने जाने देती हो और दिन भर मुझे यहाँ स्टडी करने के लिए बोल रही हो। मैं बता दूं तुम्हें, मैं कंपनी का चेयरमैन नहीं बनना चाहता। जिसे भी तुमको बनाना है तुम बना दो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब थक गया हूँ ये सारी चीजें करते करते। और वहाँ से जाने लग जाता है। सू से कहती है कि तुम देख लो, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वो कहता है ठीक है, ये तो और भी अच्छा है और वहाँ से चला जाता है। क्लब में आकर लू उदास बैठा होता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और बोलने लगता है अरे तुम यहाँ पर क्यों उदास बैठे हो, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। पर वो कहता है नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। फ्रेंड बात करने लगते हैं कि कहीं इसकी वाइफ से झगड़ा तो नहीं हुआ और देखता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, जिस वजह से वो बोलता है अरे तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हारी वाइफ तो गुस्सा कर देगी। वो कहता है क्या, घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में देखते हैं वो घर आ गया होता है और सू देखकर बोलती है देखो मैं टाइम पर आ गया हूँ, अब तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे पाओगी। वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती और कहती है तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे अब तुम्हारा ध्यान नहीं रखना है, तुम अपना खुद से देख लेना कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं। फिर वहाँ से चली जाती है। लू तो उदास हो जाता है कि क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं है, पर मुझे इतना खालीपन क्यों फील हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लू आता है तो देखता है कि सू सेक्रेटरी चेन के साथ बैठकर बात कर रही है और उन दोनों को क्लोज में देखकर उसे चिढ़ पड़ने लगती है कि आखिर ये दोनों इतनी मॉर्निंग में क्या बात कर रहे हैं। और देखता है कि सू उसके साथ हंसकर बात कर रही है तो उसे और प्रॉब्लम होने लगती है कि मेरे साथ तो इसमें कभी ऐसी बात नहीं हुई, और आकर पूछता है क्या बात हो रही है। सू कहती है ये कंपनी के डॉक्यूमेंट से है, इसके बारे में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और कहता है ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट लेकर कहता है ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। और जैसे ही पढ़ने लगता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बोलता है अरे ये तो बस जमीन के बारे में है, इसमें क्या जानना है। तो वो कहती है तुम मुझे बताना चाहते हो या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे नीचे समझ रही हो, देखना मैं कुछ ही दिन में से सीख सकता हूँ। सू कहती है फिर देखते हैं तुम्हें कितना टाइम लगता है। लू को तो ये बात ईगो पर लग गई थी और वो चला जाता है और उसी दिन से वो कड़ी मेहनत करके किताब को पढ़ने लगता है, जिसमें सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीड किया जाता है उसके बारे में लिखा था। साथ ही ये भी कि कंपनी को चलाने के लिए कैसे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करने लगता है। और
और वो इतना उसमें खो जाता है कि पानी पीते हुए भी उसे स्टडी कर रहा था, सवार लेते हुए भी वो किताब को ही हाथ में पकड़े हुए था, यहाँ तक कि रनिंग करते हुए भी वो उसे किताब को छोड़ नहीं रहा था। फिर हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर भी लू बुक को ही पढ़ रहा था। तो डैड बोलते हैं पहले खाना खा लो, बाद में तुम पढ़ते रहो। तभी लू कहता है ये कैपिटल रिटर्न इतना कम क्यों है, मुझे समझना पड़ेगा। यूज ये बोलता हुआ देख सभी हैरान होते हैं। हान जल्दी से कहता है ब्रदर, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैंने पहले ही ये सब स्टडी कर लिया है। पर लू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से सब सीखना चाहता हूँ। जिसे सुनकर डैड खुश होते हैं और लू को कड़ी मेहनत करने के लिए बोलते हैं, और कुछ भी ना समझ में आए तो वो सीधे उनसे आकर कुछ भी पूछ सकता है। मॉम जल्दी से बोलने लगती है लू तो आजकल अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है, पर मेरी सन भी कुछ कम नहीं है, वो कंपनी में रोज ओवर टाइम कर रहा है, जिस वजह से उसकी बातें भी कम हो गए हैं। डैड हान को कहते हैं तुम्हें भी अच्छे से वर्क करना है, जिससे कि तुम भी अच्छा कर सको। हान खुश हो जाता है। डैड उठकर खाना देने लगते हैं तो हान को लगता है कि उसे दे रहे हैं, पर डैड तो लू को दे रहे थे। हान का मुंह बन जाता है। डैड लू को ध्यान से पढ़ने के लायक बोल रहे थे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में उसे अच्छा करना था। ये सुनकर मॉम और हान को मिर्ची लगने लगती है। डैड फिर सभी को बताते हैं कि मैंने एक डिसीजन लिया है। जैसे ही लू सभी कंपनी के वर्क स्टडी को कर लेता है तो मैंने सोचा है वो भी कंपनी में शामिल हो जाए। जिसे सुनकर हान बोलने लगता है डैड आप ये कैसे कर सकते हैं। मॉम उसे जल्दी से रोकने लगती है और हान हंसते हुए कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लू अब बड़ा हो गया है तो उसे भी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। पर अंदर आकर हान मॉम पर गुस्सा कर रहा होता है कि आपने मुझे रोका क्यों। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने दिन रात कंपनी में हार्ड वर्क की है, अब उसे लू को भी कंपनी में शामिल करना चाहते हैं। मॉम कहती है तुम इतना जल्दी टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइम है, और तुम तो जानते ही हो लू की फितरात को मैंने उसे पाला पोसा है और काफी अच्छी तरीके से बिगाड़ा है। उसे सुधारने में अभी काफी टाइम लगने वाला है, पर हम उसे सुधारने देंगे। तब ना बाद में हम देखते हैं कि लू स्टडी कर रहा था। तभी वहाँ पर मॉम फ्रूट्स लेकर आती हैं और उसे खाने के लिए बोलती हैं। वो कहता है मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, आप रखकर चली जाइए, मैं बाद में खाऊंगा। तो मॉम फिर उसे काट देते हुए कहती हैं लू मुझे पता है तुम्हें आजकल बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने के लिए बोला गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए इस कार्ड में कुछ पैसे हैं जिससे कि तुम जो चाहो वो कर सको। पर लू कार्ड को लेने से साफ साफ मना कर देता है। मॉम तो हैरान हो जाती हैं और पूछने लगती हैं तुम्हें क्या हो गया है, कहीं इस कार्ड में कम पैसे हैं इसलिए तो तुम नहीं ले रहे हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। मॉम कहती है मैं तो बस इसे फ्रूट्स देने ही थी। सू नोटिस कर लेती है कि वहाँ पर कार्ड रखा हुआ है, इसलिए डैड को जल्दी से बुलाती है कि आप मॉम को खोज रहे थे ना, ये तो यहाँ पर है। डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सू मॉम को सुनाने लगती है कि मॉम मुझे पता है कि आप लू का बहुत ध्यान रखती हैं, पर आपको ये पैसे उसे नहीं देने चाहिए। क्या लू बहुत ही बिगड़ गया है और वो काफी मुश्किल से अभी सुधर रहा है, ऐसे में हम सभी ने उसके पैसे बंद कर दिए हैं जिससे वो पार्टी या फिर फालतू चीजें ना करे। इसे सुनकर मॉम को काफी गुस्सा आ रहा था। ये जानबूझकर सभी मिस्टर झांग से सुना रहे हैं और जल्दी से बोलने लगती हैं नहीं नहीं सू तुम गलत समझ रही हो, मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, मैंने तो लू को पाला पोसा है। डैड कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, पर तुम देखो लू को अभी हार्ड वर्क करने की जरूरत है, ऐसी स्थिति में तुम्हें उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ जरूरत होगी तो लू मुझसे खुद ही मांग लेगा, मैं ही सबकी डिसीजन लूंगा। जिसे मॉम बोलती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उन दोनों के जाने के बाद लू उनसे कहता है तो मेरा एक्टिंग तुम्हें कैसा लगा। सू कहती है कि हाँ तुमने अच्छा एक्टिंग किया, पर तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्टेप मॉम कैसी है, वो तुम्हें इतनी आसानी से आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ल्यू कहता है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, इतनी आसानी से मैं हार तो नहीं मानने वाला। वो दोनों साथ में दिल करते हैं। फिर सभी शेयर होल्डर की बैठक होती है जहाँ हान अपने प्रोजेक्ट को दिखाता है कि उसके प्रोजेक्ट के वजह से मिस्टर गू की कंपनी में लगभग 10% का प्रॉफिट हुआ है। सभी बात करते हैं कि हान मिस्टर गू की कंपनी में किसी न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करके वहाँ से 10% प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हान ने किया है। यहाँ पर हान का सपोर्ट लिन के डैड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी इनलाइगो से जुड़े हुए थे और मिस्टर झांग की कंपनी में 10% के शेयर होल्डर होते हैं। डैड हान की मेहनत की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। सभी बात करने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट हान को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। डैड अनाउंस करते हैं कि मैं अपने सबसे छोटे सा को इस कंपनी का जनरल डायरेक्टर बनाता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी पोजीशन मिल रही है। लू भी हैरान होने लगता है कि डैड मुझ पर सारा जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं। सू कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी से हार मान रहे हो। तो लू बोलने लगता है नहीं नहीं, ये पोजीशन उतनी भी बड़ी नहीं है, मैं सभी कामों को डील कर लूंगा। पर यहाँ पर कोई भी खुश नहीं था कि लू को इतनी बड़ी पोजीशन
पोजीशन मिल रही है। सू उन सभी का मुंह बंद कराने के लिए अपने प्रोजेक्ट को दिखाती है कि उनका रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा है और उन्होंने मिस्टर गू की कंपनी को बिना नुकसान पहुंचाए सबसे अच्छा काम किया है। सेक्रेटरी चेन सभी को फाइल दिखाता है, जहां पर जब सभी शेयर होल्डर देखते हैं तो उन्हें लू का प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि हाँ, सच में आपका सन इस पोजीशन के लायक था। अभी भले ही उसे अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ टाइम में कंपनी में अगर वो काम करेगा तो उसे अनुभव आ जाएगा और उसके पास पहले से ही इतनी टैलेंट है कि वो जरूर आपकी तरह ही आगे चलकर काम करेगा। डैड इस बात से काफी खुश होते हैं। बाद में मॉम और हान बैठे होते हैं, जहाँ पर हान बहुत ज्यादा गुस्से में था कि डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, सीधे उसको डेप्यूटी जनरल पोजीशन पे बैठा दिया। मुझे तो लगता है कि मेरा प्रेसिडेंट बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और हम ऐसे ही बस जाएंगे और वो एलयू प्रेसिडेंट की पोजीशन ले लेगा। मॉम कहती है कि तुम अपने डैड को नहीं जानते हो, जरूर एलयू को ही प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए तो वो एलयू को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर उनकी चाल को पलटना है तो कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा और दूसरा एकमात्र रास्ता यही है कि किसी तरह करके शेयर होल्डर मेजर हमारी साइड हो जिस पर तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो। तुम्हें खास तौर पर इस बात पर ध्यान देना है। वैसे मैंने सुना है कि एलयू को सुधरने के पीछे एसयू का हाथ है। तो हान हाँ कहता है कि वो बेवकूफ लड़की इतना तेज निकलेगी, मुझे अंदाजा नहीं था। मॉम कहती है मैंने भी समझा था कि वो बेवकूफ है, लेकिन वो मुझे अब बेवकूफ नहीं लगती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले से अब इतनी तेज कैसे हो गई। हान भी इस बात पर अग्री करता है कि वो पहले जैसी तो नहीं रही। मॉम कहती है कि वो तो तुम्हारे प्यार में पहले थी ना, तुम फिर से उसे अप्रोच क्यों नहीं करते। उसके डैड के पास भी कंपनी का 10% शेयर है और वो तुम्हारी प्रेसिडेंट बनने में हेल्प कर सकते हैं। पर हान कहता है नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो तो पहले ही मैरिड है। मैं तुम्हें सच में उसके साथ रहने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बस उसका फायदा उठाने के लिए बोल रही हूँ, जिससे कि तुम प्रेसिडेंट का पोजीशन हासिल कर सको। फिर भी हान कहता है कि वो मुझे अब पसंद नहीं करती। मॉम कहती है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम फिर से अपने जाल में कैसे लाने वाले हो। मुझे पता है अगर तुम मुझसे प्यार से बात करोगे तो वो जरूर फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। तो हान भी यहाँ पर मान जाता है। बाद में हम देखते हैं वो फ्लावर बुके लेकर बैठा था, तभी लिन उसे देख लेती है और आकर उसके पास बैठ जाती है। बोलती है क्या ये रोज तुम मेरे लिए लाते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, वरना मैं अच्छे से ड्रेस पहन कर आती। हान देखता है कि सू आ गई है तो उसे बताता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया था बल्कि सू के लिए आया हूँ। और वो जल्दी से सू के पास जाने लगता है और उसे फ्लावर बुके देता है। वो बोलती है इसका क्या मतलब है? हाँ कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या हम फिर से साथ में आ सकते हैं? पर सू तो उसके सभी चालों को समझते थे और कहती है तुम मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकते। जहाँ तक बात रही तुम्हें माफ करने की, तो तुम जो ये फ्लावर बुके मुझे दे रहे हो इससे मुझे काफी नफरत है। और जोर से उसे दे मारती है। यहाँ सब देखकर लिन को काफी गुस्सा आ रहा था कि ये मैरिड होते हुए भी फिर भी हाँ को अप्रोच कर रही है। यहाँ हाँ उस पर चिल्लाने वाला था, तभी उसे समझ में आता है कि नहीं, मुझे तो प्रेसिडेंट की पोजीशन में इसकी मदद चाहिए और बोलने लगता है अगर तुम्हें रोज पसंद नहीं है तो मैं अगली बार से दूसरा कोई फ्लावर लाऊंगा। पर सू गुस्से में कहती है तुम मुझे कुछ भी दोगे तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाकर रहो। और वहाँ से चली जाती है। लिन तो ये देखकर पागल ही हो जाती है कि हान इसके पीछे कैसे घूम सकता है और उसने मुझे पर ध्यान भी नहीं दिया और सू मैरिड हो गई फिर भी उसके पीछे घूम रहा है। ये सब की वजह सू है, वो मुझसे हान को भी छीन रही है, मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं। घर पर आकर सू डैड को टी बना कर देती है और पूछती है कि आपको ये कैसा लग रहा है? डैड बोलते हैं काफी अच्छा है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है कि मुझे लगा ही था तुम यहीं पर होगी। सू पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लिन कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है डैड तुम्हारे बारे में कितना चिंता कर रहे थे, तुम एक बार भी मैरिज के बाद उनसे मिलने नहीं गई। तो सू कहती है अगर तुम्हें लोगों को इतना ही मेरी फिक्र थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जिस पर लिन सोचने लगती है और जल्दी से कहती है तुम्हें डैड से कॉल पर थोड़ी ना बात करनी चाहिए, घर आकर बात करोगी, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि तुम जियांग फैमिली में कैसे रह रही हो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया है, अभी बाहर गाड़ी में है। डैड बोलते हैं हाँ सू, तुम्हें अपने डैड से भी एक बार जाकर मिल लेना चाहिए। देखो कभी तुम्हें टाइम मिले तो तुम लू को भी साथ में लेकर चले जाना। तो वो हाँ करती है, लेकिन कहने लगती है कि वो क्या है ना, बहुत सारे गिफ्ट हैं तो तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेले उन्हें नहीं निकाल पाऊंगी। सू फिर डैड से कहती है कि मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ। वो बोलते हैं ठीक है। फिर ये दोनों बाहर आती हैं, जहाँ पर लिन अपना असली रंग दिखाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ, तुम हान से दूर रहो। वो कहती है तुमने तो देखा ही होगा, उस वक्त हान खुद ही मेरा पीछा कर रहा है। लिन कहती है तो क्या हुआ, तुम्हें उसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अब तुम मैरिड हो।
सू कहती है कि तुम मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए, जो खुद ही किसी की भी मिस्ट्रेस बनने के लिए रेडी होती है। लिन गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझसे ये कैसे तरीके से बात कर रही हो, और देखती है हान और लू आ रहे हैं तो जल्दी से खुद से ही गिर जाती है और ड्रामा करने लगती है कि सिस्टर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तो बस तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी और तुमसे मिलने आई थी। हान और लू देखते हैं तो वो जल्दी से उन दोनों के पास आते हैं, जहाँ पर हान लिन को संभालने लगता है और लू सू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो हाँ कहती है। हाँ, सू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लिन को कितनी चोट लगी है, तुम लिन को हर वक्त भूल ही क्यों करती रहती हो। सू कहती है तुम्हें आँख खोलने की जरूरत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लू भी कहता है कि हाँ मुझे अपनी वाइफ पर ट्रस्ट है, वो ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि यही ने मेरी वाइफ पर झूठा इल्जाम लगाया होगा। हान हाँ कहता है और लिन देखते हैं कि लू कैसे सू का साइड ले रहा है, तो उसी को सुनाने लगते हैं कि तुम अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ पर दूसरे को ब्लेम कर रहे हो जो कि नीचे गिरा हुआ है। लू कहता है कि क्या किसी ने देखा है कि मेरी वाइफ ने ही इसे धक्का दिया है, किसने देखा है, तुमने देखा है, मैंने तो नहीं देखा। तभी वहाँ पर सबसे बड़ा भाई आता है और कहता है मैंने देखा है, जिस पर लिन जल्दी से बोलने लगती है कि हैन तुमने देखा है ना। बताती है सैन ने भी कैसे मेरे साइड ही है और उसने देखा है कि तुम कैसे मुझे धक्का दे रही थी। लू पूछता है कि ब्रदर्स क्या तुमने सच में देखा है, तो वो बोलता है कि हाँ मैंने देखा कि सिस्टर इन लॉ ने बिल्कुल भी लिन को धक्का नहीं दिया, वो झूठ बोल रही है। जिस पर तो लिन कहने लगती है कि तुम तो सू का साइड ले रहे हो और यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। सैन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ, लगता है फिर मुझे प्रूफ करना ही पड़ेगा। अभी अभी मैं खुद का फोटो ले रहा था जिसमें तुम्हारा वीडियो भी आ गया है, और उसे उन लोगों को दिखाता है जिससे तो सबको यकीन हो जाता है कि सू ने ऐसा कुछ नहीं किया और यहाँ पर लिन झूठ बोल रही है। सैन कहता है अब से मैं तुम्हें जियांग फैमिली से ही बंद कर दूंगा। लिन जल्दी से हान को एक्सप्लेन करने लगती है, पर हान उसे चुप करा देता है कि तुम यहाँ पर झूठ कैसे बोल सकती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। लिन का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है। नाइट में सू लू के साथ बैठी होती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, वैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। वो कहता है कि तुम मुझे बात के लिए थैंक यू बोल रही हो क्योंकि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, तो तुम क्या कहना चाहती हो अगर मैं तुम पर ट्रस्ट ना करके झूठी लिन पर ट्रस्ट करता। सू हंसते हुए कहती है कि हान तुम सही बोल रहे हो, पर लू से नाराज होने लगता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर नहीं करती, तुम्हें खुद सब कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे कुछ भी बता सकती हो। सू कहती है कि तुम नाराज मत हो, वैसे आज तो मेरे लिए खड़े हुए थे तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ। जिस पर तो लू खुश हो जाता है। सू उसे प्यार से किस करती है, पर लू से पकड़कर कहने लगता है मुझे सेड्यूस करके अब तुम दूर भगाना चाहती हो, और फिर वे दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सू देखती है कि लू रेडी हो रहा है ऑफिस के लिए। लू उससे पूछता है कि ये मेरी टाई कैसी रहेगी, तो वो कहती है कि हाँ आज तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का पहला दिन है तो ब्लू टाइप तुम्हें काफी सूट करेगा। फिर वो खुश होकर बोलता है कि ठीक है मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ। फोरहेड पर किस करके कहता है मुझे अब देर हो रही है तो मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। सू देखती है हान का उसे पास मैसेज आया है जहाँ उसे हान मिलने के लिए बुलाया था, पर वो कहती है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और दोबारा से मुझे परेशान मत करना। इधर हान बार में ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ पर लिन आती है और बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर आकर ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा देखकर मेरा दिल टूट गया। हान उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें देखा नहीं जाता। वो बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम उस लू और सू की वजह से परेशान हो क्योंकि उन्होंने कंपनी में अपनी जगह लेनी शुरू कर दी है। मेरे डैड ने सब कुछ मुझे बता दिया। मैं भी अपनी सिस्टर से काफी नफरत करती हूँ, वो मेरी स्टेप सिस्टर है और मुझे हमेशा नीचे दिखाती रहती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उससे बदला लेना चाहती हूँ और मैं इसमें तुम्हारे साथ हेल्प भी कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो लिन उसे डायरेक्टली किस कर लेती है। फिर हान भी उसके साथ रोमांस करने लगता है। लिन सोच रही थी कि मैं कभी तुमसे नीचे नहीं रहूंगी, देखना जियांग फैमिली की मालिक तो मैं ही बनाऊंगी। इधर लू ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर सू आती है और उसे न्यू प्रोजेक्ट का फाइल देती है और उसे अच्छे से पढ़ने के लिए कहती है क्योंकि ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट पहला था, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी उन्हें आगे भी चांस दिया जाएगा। लू फिर अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है और डैड को दिखा रहा था, तो डैड कहते हैं मुझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, अगर ये तुमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया और सब कुछ अच्छा रहा तो मैं कंपनी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लू कहता है डैड मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। डैड कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। इधर ये सभी बातें हैन भी सुन रहा था और गुस्से में सोचता है कि डैड आप इसे पूरी कंपनी देना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी एक्स वाइफ का सन है और मेरी मॉम
मॉम जो कि आपकी प्रेजेंट वाइफ हैं, उनके सन का क्या? आप उसके सन को जिसने कंपनी को यहाँ तक लाया, पर आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। ये लू जो दिन भर आवारा घूमता था, उसको आप पूरी कंपनी दे रहे हैं, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि लू को कंपनी तब देंगे जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर पाएगा, लेकिन मैं यहाँ तक उसे पहुँचने ही नहीं दूंगा। फिर हैन लिन को अपने पास बुलाता है, जहाँ लिन उसे कह रही थी कि क्या तुम चाहते हो कि मैं सेक्रेटरी मिंग को रिश्वत दूं? पर क्या वो ऐसा करेगा? वो बहुत ही वफादार रहा है। हान कहता है कि वो जरूर हमारे दिल को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब है और उसे इस वक्त पैसों की जरूरत है। फिर उसे कह देता है और कहता है ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं हम लोगों के फ्यूचर के लिए जरूर करूंगी। बाद में वो सेक्रेटरी मिंग के पास आती है और उसे कह देती है मुझे पता है आपकी मॉम की तबीयत खराब है, जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत है। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, बदल में आपको मुझे भी हेल्प करना है। जो लू ने न्यू प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसका डेटा आपको हम लोगों को देना है, पर याद रहे शेयर होल्डर की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले तक ये काम हो जाना चाहिए। बाद में हम देखते हैं लू काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सेक्रेटरी मिंग आते हैं कॉफी लेकर, और वो अचानक लू के ऊपर कॉफी गिरा देते हैं और उसे माफी मांगने लगता है। लू बोलता है कोई बात नहीं, कॉफी ज्यादा गर्म नहीं थी, पर मुझे सूट को चेंज करना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी मिंग फिर जल्दी से उसके कंप्यूटर का सारा डेटा ले लेते हैं और लिन के पास मैसेज करते हैं कि मैंने काम पूरा कर दिया है, और सोचते हैं मुझे माफ कर देना, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करानी है। बाद में लू और सू साथ में बात कर रहे थे कि उन्होंने अपना काम अच्छे से कर दिया है और उनका डेटा भी अब सेफ है। सू कहती है मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। लू उसे थैंक यू बोलता है सभी चीजों में इतना हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर हान और लिन भी आ जाते हैं। हान पूछने लगता है तुम्हारा प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, क्या तुमने सब चीजें कंप्लीट कर ली हैं? पर फिर भी तुम मुझे इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? वो तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है ना, शायद इसलिए। सू कहती है कि जिसका पहला प्रोजेक्ट है उसको टेंशन में आना तो लाजमी है, वैसे कुछ लोगों की तरह नहीं जो घटिया चाले चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसे तो हान समझ आता है कि मुझे टोंट मार रही है और उसे गुस्सा आने लगता है। सू कहती है सिस्टर तुम कैसी बातें कर रही हो, हमें तो बस चिंता हो रही थी कि लू कहीं प्रेशर में शेयर होल्डर के सामने कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए हम उसे बोल रहे थे प्रेशर ना लेने के लिए। लू बोलता है तुम यहाँ पर आकर बकबक क्यों कर रही हो? जियांग फैमिली से तुमको बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर तुमने करतूत ही ऐसी की थी, लगता है तुम कंपनी से भी निकाल दी जाने वाली हो। सू भी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तो लिन कहती है डैड ने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या इसमें कोई गलत बात है? सू कहती है अगर हो तो चुपचाप अपने मुंह बंद करके जो काम करना है उसे करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। बाद में सभी शेयर होल्डर बैठे होते हैं। वहाँ पर लू अपना प्रोजेक्ट दिखाता है जो कि सभी को काफी पसंद आता है। लू बताता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें 3 गुना प्रॉफिट ज्यादा होगा और हमें कॉस्ट भी कम लग रही है, जिससे सभी शेयर होल्डर आगे होते हैं अपना अपना पैसा लगाने के लिए। तभी हान बीच में रुकता है। डैड पूछते हैं क्या हुआ? तो हान बताता है कि लू ने आपसे झूठ बोला है, इसमें जो डेटा है उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में 100 बिलियन लगने वाले हैं, इतना हमारी कंपनी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। साथ ही कोई भी शेयर होल्डर इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा? अगर हम प्रोजेक्ट की प्रॉफिट की भी बात करें, फिर भी हम इतने बड़े पैसे को कवर करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। डैड जब देखते हैं तो सच में इसमें काफी पैसा लगा हुआ है और डेटा भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, जिससे लू से पूछने लगते हैं। लू हैरान होने लगता है कि ये हमारा डेटा नहीं है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पर सभी शेयर होल्डर बोल रहे थे कि तुमने हमें धोखा देना चाहा है। तुम्हें क्या लगता है हम अपने पैसे ऐसे ही तुम्हें दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे डेटा छुपाने के लिए? सू कहती है डैड आपके जो हाथ में डेटा है वो सही नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी का डेटा जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो मेरे फाइल में है, और डैड को दिखाती है। डैड जब देखते हैं तो उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि यही सही डेटा है, और पहले वाले डेटा में उन्हें पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। पर वो कहते हैं कि ये काम किसने किया है? हाँ की मॉम बोलने लगती है कि किसने किया होगा? जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ऑफ कोर्स उसी ने, दूसरे किसी को इससे क्या ही बेनिफिट मिलेगा? हाँ भी कहता है कि हाँ। बोलता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये डेटा सही है। लिन कहती है कि हम लोगों को पता है तुम लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए बहुत कोशिश की है, पर तुम लोग ये भूल ही गए कि शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपना पैसा लगाना है या नहीं, और तुम लोगों के डेटा को देखकर तो कोई भी इतने पैसे बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालेगा। पर सू कहती है मैंने कहा ना कि ये हम लोगों का डेटा नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो मैं इसका एविडेंस भी दे सकती हूँ कि किसी ने हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। और वो डैड को वीडियो दिखाती है जहाँ पर सेक्रेटरी मिंग डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ये देखकर डैड गुस्से से उससे पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने ये किसके कहने पर किया है? पर सेक्रेटरी मिंग कहने लगता है कि नहीं, ये सब मैंने खुद से ही किया है, इसमें किसी का भी हाथ
बात नहीं है। सू कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको सच बता देना चाहिए। लिन जल्दी से बोलने लगती है कि सेक्रेटरी मिंग सच बोल रहा है, ना कि झूठ। उन्होंने खुद किया है, तो इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? और तुम लोगों के अलावा इस प्रोजेक्ट से किसी को बेनिफिट होने वाला है? सू कहती है हमें सोचना चाहिए इस प्रोजेक्ट की, अगर फेल हो जाता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे होगी? तो सारा इशारा हान की तरफ जाता है। हान बोलने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर सू हॉस्पिटल के बिल का रिकॉर्ड दिखाती है, जहाँ पर सेक्रेटरी मिंग की मॉम की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में लिन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। लिन यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो तो बोलने लगती है कि ये मैं नहीं हूँ। सू कहती है फिर हम हॉस्पिटल जाकर भी तुम्हारा अकाउंट चेक कर सकते हैं, अगर उनके बिल में तुम्हारा नाम आया तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। लिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती है। डैड तो लिन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम यहाँ पर अपने डैड की वजह से हो और हमारी कंपनी में हंगामा क्रिएट कर रही हो। मैं अभी के अभी तुम्हारे डैड को अपने शेयर होल्डर से निकाल देता हूँ और तुम्हारा आने से दोबारा हमारी कंपनी में आना भी बैंड है। यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना। सू डैड से कहती है कि डैड इसमें सू के पीछे जरूर किसी और का भी हाथ है, जिस पर हैन और मॉम दोनों बोलने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, अब कौन है जो इसके पीछे है? लिन तुमसे जल्दी थी इसलिए उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर सू डैड से कहती है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो इससे सबसे ज्यादा किसी को प्रॉफिट होती। हान को तो हान कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं क्यों अपने ब्रदर के प्रोजेक्ट को ही नुकसान पहुंचाऊंगा और कंपनी का लॉस कराऊंगा। लू कहता है ब्रदर आपने नहीं कहा था कि लिन आपकी गर्लफ्रेंड है, तो जरूर आप दोनों ने ये सब मिलकर ही किया है। हान यहाँ पर फंस जाता है, इसलिए जल्दी से बोलने लगता है कि ये सब लिन ने खुद अकेले ही किया है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो इसे मना कर रहा था, पर यही सू से बदला लेना चाहती थी। लिन देखती है कि सारा ब्लेम हान पर लगा रहा है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए, आप मुझे फंसा रहे हो। तो वो कहता है बकवास बंद करो, ये तुम्हारी घटिया चालू की वजह से मैं भी फंसने वाला हूँ। जिस पर फिर लिन गुस्से से रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है और बताती है कि ये सब करने के लिए हान ने कहा था। यहाँ पर हान का तो फूल खुल जाता है। डैड उस पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि तुम्हें अब कंपनी से निकाला जाता है, तुम्हारी कंपनी में इतना बड़ा लॉस करने की हिम्मत भी कैसे हुई, अब तुम घर पर ही बैठना। हान डैड से भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर डैड उसे कंपनी से ही बाहर निकाल देते हैं और लिन को जेल में डालने के लिए भेज देते हैं। लिन माफी मांगते रह जाती है। डैड फिर सू और लू से माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये सब मेरी परवरिश का नतीजा है, जिसकी वजह से तुम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वैसे तुमने लू का बहुत अच्छा ध्यान रखा है, मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सू कहती है कि डैड इसमें आपने भी हमारी बहुत मदद की, अगर आप नहीं होते तो लू अपना हक कभी भी नहीं ले पाता। जिस पर डैड हान बोलते हैं और उन्हें कंपनी को अच्छे से संभालने के लिए बोलते हैं। बाद में सू के डैड जा रहे थे, तभी उन्हें कोई रास्ते से ही किडनैप कर लेता है और मारने लगता है। वो बोलने लगते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को पैसे मिल रहे हैं तुम्हें मारने की वजह से, तो हम तुम्हें छोड़ कैसे दें। जिस पर डैड बोलने लगते हैं कि क्या वो सब ऑर्डर तुम्हें निंग ने दिया है, ना मुझे पता है। तो वो सभी बात करने लगते हैं कि ये आदमी तो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं लग रहा है, इसे पहले ही पता है, अब तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। वो सभी डैड को मारने ही वाले थे, तभी वहाँ पर सू और लू आ जाते हैं और वो सभी गुनाहगारों को पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देते हैं। डैड जल्दी से सू के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो आज मुझे बचा ही लिया, वरना ये लोग मुझे मार देते। सू कहती है कि डैड आपकी जान के पीछे कौन पड़ा है, तो वो जल्दी से बोलते हैं कि इन्हीं सब के पीछे है वही मिस निंग, उसमें ही मुझे मरवाने के लिए इन्हें लोग भेजा था। तो सू पूछती है कि डैड वो आपको क्यों मरवाना चाहती है, क्या आप दोनों के बीच में कुछ राज तो नहीं है। जिस पर डैड फिर हिचकिचाने लगते हैं कुछ भी बताने से। सू कहती है कि देख लीजिए वो आपको मरवा भी सकती है, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, वरना बाद में आप पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है ना, आपको शेयर होल्डर से भी हटा दिया गया है क्योंकि लिन ने कंपनी में मिस्टर झांग को धोखा देने की कोशिश की है, तो अब मैं इन्हीं सब चीजों से आपको बचा सकती हूँ, अगर आप मुझे बस सच बता दें। जिस पर डैड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो कहते हैं कि मुझे मिस निंग इसलिए मारवाना चाहती है क्योंकि मुझे उसके सीक्रेट के बारे में पता है। जो हान है वो मिस्टर झांग का सन नहीं है बल्कि किसी और का है। ये सुनकर लू हैरान हो जाता है कि उसका सेकंड ब्रदर उसका अपना ब्रदर नहीं है। सू को तो पहले ही कुछ डाउट हो गया था, इसलिए वो बस कंफर्म कर रही थी क्योंकि पास्ट लाइफ में भी वो यही बोल रहा था कि मैं एक एलिजिबल चाइल्ड हूँ और सू को उस पर पहले से ही डाउट था। अब वो क्लियर हो जाती है। बाद में देखते हैं कि सभी लोग बैठे थे। डैड सू से पूछते हैं कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है कब से, क्या कोई बात है। मॉम तो गुस्सा करने लगती हैं कि इन्हीं आधी रात
रात को कौन यहाँ पर बुलाता है? इन्हीं लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। सू कहती है थोड़ा वेट कीजिए, मैनर्स किसमें नहीं है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, और अपने डैड को बुलाती है। डैड को वहाँ पर देखकर मॉम काफी गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम इसे खत्म करने के लिए बोला था। डैड वहाँ पर आते हैं तो सू कहती है सब चीजें बताने के लिए, और मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी और आपको पैसे दूंगी जिससे आप अपना कर्ज चुका सकते हैं। जिस पर डैड फिर बताने लगते हैं आपके सन और वाइफ के साथ मैंने भी कंपनी में फ्रॉड किया है, मैं भी उसमें शामिल था, मैं इस सब के लिए आपको माफी मांगना चाहता हूँ। डैड पूछते हैं कि तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाया और तुम्हारी ये हालत किसने की? तो डैड बोलने लगते हैं कि ये सब निंग ने किया है, ये मैं इसका सीक्रेट जानता था, इसलिए उसने मुझे निपटाने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरी हालत हो गई है। और वो बताते हैं कि जो हैन है वो आपका चाइल्ड नहीं है बल्कि किसी और का है, जिसे सुनकर डैड हैरान हो जाते हैं। मॉम बोलने लगती हैं कि हस्बैंड तुम इसके बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है। हान भी कहता है कि डैड आप मेरे ही फादर है, मैं कैसे किसी और का सन हो सकता हूँ। लू बोलता है कि मेरे पास एविडेंस है, और वो डीएनए टेस्ट डैड को दिखाता है, जहाँ पर उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है और वो टेस्ट को मॉम के मुंह पर फेंक कर मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और कहते हैं कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन लो और जेल में डाल दो, साथ ही वकील को बोलो मुझे डिवोर्स देने के लिए। हान उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप मॉम को छोड़ दीजिए, पर मैं आपके पास कितने सालों से रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना सन नहीं मानते हैं? जिस पर डैड कहते हैं कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें अपना सन नहीं मानता हूँ, और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को घर से बाहर फेंकवा देते हैं। सू के डैड जल्दी से उनसे माफी मांगते हैं और खुद को छोड़ देने के लिए कहते हैं, जिस पर मिस्टर झांग मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, चाइना छोड़कर जाकर विदेश में रहो। जिस पर डैड मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर झांग लू और सू को पूरे फैमिली की जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि उनके फैमिली में वही तो बच्चे थे, वो लोग अच्छे से समझ जाते हैं। बाद में सभी शेयर होल्डर्स बैठे थे, जहाँ पर देखते हैं कि लू की प्रोजेक्ट में कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा दिया है। डैड खुश थे और बोलते हैं अब से मैं रिटायर कर रहा हूँ और कंपनी का चेयरमैन मिस्टर लू होगा, जिसे सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि लू का काम तो वो लोग देख ही चुके होते हैं। यहाँ पर डैड लू को थैंक यू बोलते हैं कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, और कहते हैं अब से तुम्हें ही कंपनी का ध्यान रखना है। लू उन्हें चिंता करने से मना करता है। डैड फिर चले जाते हैं। यहाँ पर सू और लू हाथ मिलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। For more videos, please like and subscribe my channel. Thank you so much.